Hello students, welcome back to YouTube channel विराट एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसकी कुछ समरी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए ये वीडियो दो पार्ट्स में रहेगा। तो आधा चैप्टर इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी का आधा अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो पहला चैप्टर है हमारा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर का डिटेल्स जो है हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। ये फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरी समरी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, ताकि आप आराम से इसको समझ लें और अपने से बढ़िया से एग्ज़ाम कर सकें। इस पूरे चैप्टर में 6-7 मेन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये चैप्टर पूरा बेस्ड है, या पूरी डिटेल उन्हीं पॉइंट्स की इस चैप्टर में समराइज की गई है। तो शुरू कर लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, जो पहला टॉपिक है वो है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुए बदलाव। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति आप सभी जानते हैं, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, बहुत एक इम्पॉर्टेंट दौर रहा है उस दौरान का। तो उस क्रांति के कारण, वो क्रांति क्यों हुई, उसके दौरान क्या बदलाव हुए, वही हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्रांस में जो है राजतंत्र चलता था, यानी राजा जो है, राजाओं का शासन चलता था फ्रांस में। तो राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र, जनता का राज, राष्ट्रवाद आप उसको कह सकते हैं कि जनता जिसको चुने, जिस राजा को जनता चुने। तो वो पहला जो विचार था या पहली अभिव्यक्ति थी वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। यानी उस क्रांति में लोगों ने अपने इस विचार को क्रांति के रूप में दर्शाया कि हमें राष्ट्रवाद चाहिए, हमें राजतंत्र नहीं चाहिए। 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। अब निरंकुश से मतलब जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, वो कोई लगाम ना हो, तो अपनी मर्जी से वो शासन करता था, अपने ही सारे नियम कानून अपने फेवर में रहता था, और अपने बाद वो परिवारवाद की तरह से परिवार से ही कोई राजा बना देते थे। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई, मतलब शिफ्ट हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे, यानी कैसे चलेगा वही तय करेंगे। पितृभूमि यानी ला पैट्रे और नागरिक, ली सिटियन जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। एक नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा यानी ट्राई कलर का झंडा था, वो चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। जो पहले राजध्वज था उसकी जगह उसने ले ली। तो और क्या क्या हुआ इस क्रांति में? स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूहों द्वारा किया जाने लगा, यानी जो एक्टिव नागरिक थे उनके द्वारा स्टेट जनरल का इलेक्शन किया जाने लगा। स्टेट जनरल का इलेक्शन का नाम भी बदल दिया, उसको नेशनल असेंबली नाम दे दिया गया। शहीदों के गुणगान हुए। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, यानी कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू किया गया, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या रहा कि जितने भी नागरिक वहाँ रह रहे हैं उसके जुरिस्डिक्शन में, उनके लिए कानून सबके लिए समान है। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई, यानी कि जो इंटरनल जितने भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो टैक्सेस थे वो बंद कर दिए गए। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया, यानी जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी उनको थोड़ा हतोत्साहित किया गया, यानी डिस्करेज किया गया। और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी, तो पेरिस में क्या बोला जाता था? फ्रेंच लैंग्वेज, उसको बोला भी जाता था और लिखा भी जाता था, उसी को राष्ट्र की भाषा बना दिया गया।
क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वे यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। तो सिर्फ फ्रांस ही नहीं, बाकी यूरोप के जो भी लोग हैं जो निरंकुश शासकों के अंतर्गत हैं, उनके गुलाम हैं, उनको मुक्त कराया जाना उनका लक्ष्य था। यानी कि फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद करेगा, जो दूसरे छोटे छोटे देश थे उनको भी राष्ट्र बनने में मदद करेगा। जब फ्रांस की जो ये घटनाएं हुई, जो तब्दीलियां हुई, इनकी खबर यूरोप के अलग अलग शहरों में पहुंची तो छात्र यानी स्टूडेंट्स और शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। तो जैकोबिन क्लब बनने लगे, यानी वो भी राष्ट्रवाद की तरफ उनका इंटरेस्ट हो गया। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। तो बच्चों, अगला जो मेन टॉपिक है वो है नेपोलियन। नेपोलियन 1769 से 1821 तक रहा, यानी ये उसका लाइफ साइकिल है। 1799 से 1815 तक वो फ्रांस का शासक रहा। वह निरंकुश सत्ता अपनाकर पहला कॉन्सुल बना, यानी उसने भी राजतंत्र को वापस लेकर के आया। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुई। तो नेपोलियन के नियंत्रण में जो भी क्षेत्र आया, उसने कुछ सुधार, उसने भी वहाँ पर जो है शुरुआत की। हालांकि प्रजातंत्र को उसने नष्ट कर दिया क्योंकि वो वापस राजतंत्र ले आया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जो फील्ड थी यानी प्रशासनिक क्षेत्र था, उसमें उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि उसकी पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम अधिक तर्कसंगत, अधिक लॉजिकल और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उस संहिता ने क्या क्या चेंजेस किए वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो उसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, यानी किसी व्यक्तियों, कुछ एक कैटेगरी थी जिनको जन्म पर कुछ विशेष अधिकार मिलते थे, वो समाप्त कर दिए। सभी कानून के सामने सभी लोगों को बराबरी का अधिकार दिया, संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया, और इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को जो गुलामी यानी भूदासत्व था उससे मुक्त कराया, और जागीरदारों के जो टैक्सेस थे उनसे भी उसने मुक्ति दिलाई। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। यानी ये कह सकते हैं आप कि नेपोलियन ने जो है, हालांकि प्रजातंत्र को उसने खत्म किया, राजतंत्र लाया, लेकिन उसने फिर भी काफ़ी सुधार किए। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए। जितने भी जीते हुए इलाके थे, वहाँ के जो लोकल लोग थे, उनमें फ्रांसीसी शासन के प्रति प्रतिक्रियाएं जो थी, उनका रिएक्शन जो था वो मिला जुला था। बहुत उनको पसंद करते थे तो बहुत उनसे नाराज भी थे। पहले कुछ स्थानों पर जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वर्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत किया गया। उनको स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की जैसा माना गया। लेकिन बाद में यह जो है उनका व्यवहार दुश्मनी में बदल गया, क्योंकि फ्रांस ने क्या किया, पूरे यूरोप को अपने कंट्रोल में लेने के लिए जो फ्रेंच सेना में बढ़ोतरी हो रही थी, उसमें ज़बरदस्ती भर्ती करना, कर बढ़ा दिए ताकि उनको उनका डिफेंस का, उनका जो सेना का जो खर्चा है वो निकल सके। सेंसरशिप लगा दी, आप सेना के विरोध में कुछ नहीं बोल सकते, लिख सकते। तो इन सब से उनको जो है स्थानीय जनता को नुकसान, फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा नज़र आने लगे और वो उससे नाराज भी हुए। अगला टॉपिक है बच्चों यूनान की क्रांति, ग्रीक रेवोल्यूशन। यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष भी इसे कहा जाता है। यूनान जो है 15वीं शताब्दी से ही ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ऑटोमन साम्राज्य क्या है? ऑटोमन साम्राज्य वह है जो तुर्की साम्राज्य है, जो मुस्लिमों के धार्मिक एवं लौकिक प्रमुख खलीफा द्वारा शासित था। यानी जो एक तरह से मुस्लिम खलीफा द्वारा जो शासन था उसको ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं। तो यूनान जो है, जो ग्रीक जो है, वो 15वीं शताब्दी से ही ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, यानी मुस्लिम खलीफा के
शासन का हिस्सा था। अब यूनान में राष्ट्रवाद के उदय के साथ ही 1821 में ही ऑटोमन साम्राज्य से यूनान की आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई और ये 1830 में जाकर बहुत तेज हो गई और 1832 में ये एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। 15वीं शताब्दी से ही एक घटना, अब देख लेते हैं, एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। तो यूनान की लड़ाई ने जो है पूरे यूरोप में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से ही यूनानियों की आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में शुरू हो गया था। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन भी मिला। तो जो यूनान आज़ादी की जो लड़ाई लड़ रहा था उसमें जो निर्वासन में रह रहे थे यूनान में लोग और उसके अलावा पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। यानी कि आप देखो कवियों और कलाकारों ने भी एक जनमत जुटाया, उसमें बहुत मदद करी ताकि वो मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष को बढ़ा सकें। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए। 1824 में बुखार से उनकी वहीं मृत्यु हो गई और फाइनली 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। इस चैप्टर का एक अगला मेन टॉपिक है बच्चों 1848 में उदारवादियों की क्रांति। तो 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्य वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। यानी एक और तो जहां गरीब और बेरोजगार जो मजदूर किसान थे वो विद्रोह कर रहे थे, उसके पैरेलल ही एक पढ़े लिखे मध्य वर्ग की वो लोग भी विद्रोह कर रहे थे। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यानी स्त्रियां उसमें शामिल नहीं थी, सिर्फ पुरुष ही जो है उनको मताधिकार मिला और उस पर आधारित एक गणतंत्र की घोषणा की गई। यूरोप के कुछ और भाग थे जहां अभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, यानी स्वतंत्र नहीं हो पाए थे। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य। वहां के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और इन मांगों को आगे बढ़ाया। यह मांगे क्या थी? राष्ट्र, राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन। और इन्हीं सिद्धांतों पर यह संघर्ष जो है आगे बढ़ा। यानी यूरोप के दूसरे देशों में भी यह संघर्ष फैल गया। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। तो एक मेन डेट है 18 मई 1848 को कितने 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, यानी ड्राफ्ट, जर्मन राष्ट्र के लिए, यानी जर्मन एक अलग से राष्ट्र के लिए। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। लेकिन जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा जो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ थे उनको ताज पहनाने की पेशकश की तो उन्होंने मना कर दिया। और उन्होंने किसका साथ दिया? उन्होंने उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे, यानी चुनी हुई सभा के जो विरोधी राजा थे वो राजा भी उन्हीं के साथ हो गए और उन्होंने ताज पहनने से मना कर दिया। तो जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार भी कमजोर हो गया। अब कुलीन वर्ग क्या है ये देख लेते हैं। कुलीन वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था और वह यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली यानी सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे बड़ा वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे, यानी जमीन जायदाद, खेती की शहरी हवेलियां सब उन्हीं के पास थी। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े होते थे। अब ये कुलीन वर्ग था तो शक्तिशाली, लेकिन संख्या के लिहाज से बहुत छोटा था, एक छोटा ग्रुप था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे, यानी जनसंख्या में एक बहुत ही छोटा ग्रुप था ये जो अमीर था, जमीनों का मालिक था।
कुलीन वर्ग, और ज़्यादातर जनसंख्या जो थी वो कृषक थे यानी किसान थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में विशाल जागीरों में भूमि बटी हुई थी जिस पर भूदास यानी भूमि के गुलाम, खेती के गुलाम खेती किया करते थे। तो कुलीन वर्ग क्या था? एक अमीर वर्ग था जो हालांकि संख्या में छोटा था। तो उदारवादियों की क्रांति में क्या हुआ, जहाँ जहाँ जो है कुलीन वर्गों का और सेना का विरोध बढ़ गया, वहाँ पर संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था। उन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का भी विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुला लिया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई, यानी कि वो पूरी असेंबली जबरन जो है सेना ने भंग कर दी। हालांकि उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का मुद्दा भी विवादास्पद ही था। आंदोलन के शुरू में वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया, लेकिन महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन भी स्थापित किए, अखबार भी शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भी शिरकत की। लेकिन इस सब के बावजूद भी असेंबली के चुनाव के दौरान उनको, महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया, उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया। अब ये कह सकते हैं कि हालांकि रूढ़िवादी ताकतें, ये जो उदारवादी आंदोलन थे 1848 के, उनको दबा पाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन वो बिल्कुल पुरानी जैसी व्यवस्था थी, जो उनके कंट्रोल की व्यवस्था थी, उसको स्थापित नहीं कर पाई। तो राजा को ये समझ में आ गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायत देकर ही, यानी उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो ही हम क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त कर सकते हैं। तो 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 में ही शुरू हो चुके थे। तो पश्चिमी यूरोप में यानी जो परिवर्तन 1815 में हो गए थे, वो यहाँ पर 1848 के बाद शुरू हुए। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की और जो है बंधुआ मजदूरी वगैरह वहाँ पर समाप्त हो गई। तो स्टूडेंट्स, ये मेन जो टॉपिक थे हमारे, कुछ ये हमने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। बाकी के कुछ टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है बच्चों ये सारा आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर चैनल को ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि सारे वीडियो जो हैं वो आपको नोटिफिकेशन उनकी मिल जाए। धन्यवाद।